अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल एफ, दैट इज अबाउट गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। उसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, विच इज अबाउट द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज की रेगुलेशंस जो कौन कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर सर्विसेज। उसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस करा कस्टमर सर्विस कमेटी के बारे में, उनके रोल्स के बारे में, एंड वो कमेटीज ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज होंगी या डॉग कमेटीज परमिसिबल नहीं है उसको डिस्कस करा। उसके बाद बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विस उनको डिस्कस करा, एंड बैंक की क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी, उस चीज को हमने डिस्कस करा था। फिर हमने देखा था कि सेविंग अकाउंट्स के रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनकी गाइडलाइंस क्या है, हमने उस चीज को डिस्कस करा था। आज हम इस चैप्टर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स क्या है, रेमिटेंसेस क्या है, डिमांड ड्राफ्ट्स के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्शन के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस होगी, एंड क्लीन नोट पॉलिसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहले टर्म डिपॉजिट्स क्या, कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? टर्म डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट जिनके पीछे एक फिक्स पीरियड आपका फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस पीरियड के बाद ही क्या कर सकते हो, जनरली उसमें से अपना पैसा निकलवा सकते हो। दैट इज नोन एज टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है जब आप अपना पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको उसके बदले एक रिसिप्ट प्रोवाइड करता है, जिस रिसिप्ट को कहा जाता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो जब बैंक आपको टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, बैंक की ये जिम्मेवारी है जो भी टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स इनकलकेट होनी चाहिए। डिटेल्स कैसी कैसी, लाइक डेट ऑफ इशू, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, ड्यू डेट, क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, उनके होल्डर्स कौन होंगे, इनके जॉइंट होल्डर्स है दोनों के नाम एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है उस रिसिप्ट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, कस्टमर चाहे वो एक बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में फ्रीली ट्रांसफर कर सके, उसके ऊपर आपने कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। उसके बाद जब आपकी पैसा मैच्योर हो जाएगा तो उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए बैंक ने क्या करना है, कस्टमर से पहले ही उनसे इंस्ट्रक्शन ले लेनी है कि लाइक इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या आ सकता है कि जिस दिन मेरी मैच्योरिटी होगी आप क्या करना, मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। दैट इज नोन एज कि आपने एक इंस्ट्रक्शन ले ली। बट इन केस आपने वो इंस्ट्रक्शन नहीं ली है तो बैंक्स को क्या करना है, एडवांस के अंदर, मतलब जब आपकी ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई उससे पहले पहले क्या करना है, कस्टमर को बता देना है कि सर आपकी ये एफडी है या पे टर्म डिपॉजिट है, मैच्योर होने वाला है, आप बता दो इसको किस तरीके से आपने डिस्पोज करना है, आप इसको रिन्यू कराना चाहते हो, आप इसको सेविंग में लेना चाहते हो, एंड कैश कराना चाहते हो, या जो भी आपका पर्पस है हमें बता दो। ये हमने करना क्यों है, ताकि कस्टमर सर्विसेज बेटरली प्रोवाइड करी जा सके टू द कस्टमर। उसके बाद कुछ अदर इश्यूज हैं, उसको भी हमने एड्रेस करा है। अदर इश्यूज में सबसे पहले क्या आता है, इन केस देयर इज अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिगार्डिंग टू द एफडी, रिगार्डिंग टू द टर्म डिपॉजिट्स, तो बैंक्स की जिम्मेवारी है कि आप उस रेट चेंज को क्या करोगे, कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी बता दोगे कि सर आपने जो एफडी कराई थी पहले आपको उस पर सपोज 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उस पर आपको 4.5 इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जो भी चेंज होगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद इन केस बैंक्स ये अलाउ कर रहे हैं कि आप टर्म डिपॉजिट में से प्री मैच्योरिटी विड्रॉल करवा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। पेनल्टी की उसके ऊपर प्रोविजन अलाउ करी गई है। पेनल्टी भी बेसिकली क्या होती है कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से इतना % इंटरेस्ट आपको कट करके मिलेगा, एक्सेट्रा, जो भी आप अपनी पेनल्टीज है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद banks have the discretion to disallow premature withdrawal of a term deposit in respect of bulk deposit of 1 crore and above of all depositors including deposits of individual and HUF। इसमें बेसिकली क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल या HUF या कोई भी डिपॉजिटर का जो पैसा है वो 1 करोड़ से ज्यादा एफडी के अंदर पड़ा है, टर्म डिपॉजिट के अंदर पड़ा है, एंड वो अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहता है तो बैंक्स को ये परमिशन दे दी गई कि अगर वो चाहें तो इस चीज को अलाउ ना करे, वो इस चीज को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक कि अगर वो चाहें तो आपको विड्रॉ करके दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो आपको विड्रॉ करके नहीं दे सकते, आपको वो चीज अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जब पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो उन्हें सारी की सारी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस में बेसिकली क्या आ जाता है, लाइक कि जितने भी होल्डर्स हैं सबके सिग्नेचर्स लेना। लाइक अगर तो इंडिविजुअल है तो एक ही सिंगल होल्डर है तो ऑब्वियसली एक बंदे के होंगे, बट इनकेस अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो आपको सभी होल्डर्स के सिग्नेचर लेने हैं व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। एंड जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रोसीड्स करो तो वो भी उन्हीं के अकाउंट में करोगे जो सारे होल्डर्स हैं। तो इस तरह के जो भी प्रिकॉशंस आप लेने हैं वो सारे के सारे आपने प्रिकॉशंस क्या करने हैं, फॉलो करने हैं।
उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, ओवरड्यू डिपॉजिट्स के केस में जब रिन्यूअल होगा उसके लिए आपने क्या बनानी है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है। जो आप ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाओगे वो नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, किसी तरीके से किसी भी डिपॉजिटर के साथ वो भेदभाव ना करती हो। ठीक है, उसके बाद अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं एंड वो बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो एफडी है उसके अंदर से या तो किसी जॉइंट होल्डर का नाम उड़ा दो या जॉइंट होल्डर का नाम ऐड कर दो, तो वो किया जा सकता है, बट जो उस टर्म डिपॉजिट की अमाउंट होगी या ड्यूरेशन होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली अगर इसकी एग्जांपल देखें, सपोज ए और बी थे, ठीक है, उन्होंने एक एफडी कराई फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 इयर्स, ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट मिल रहा था 5%। एंड ए एंड बी अब बैंक के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सर बी को निकाल दो बाहर और सी को ऐड कर दो, तो जो न्यू एफडी होगी वो ए और सी के नाम पे हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, बट जो उसका टेन्योर है वो 5 इयर्स ही रहने वाला है, जो उस पर इंटरेस्ट है वो 5% ही रहने वाला, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, सपोज किसी पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि बैंक को कि यार इसके अकाउंट में जो पैसा है ना वो आप फ्रीज कर लो, तो उसके अकाउंट में पैसा हो सकता है टर्म डिपॉजिट में पड़ा हो या हो सकता है सेविंग अकाउंट में पड़ा हो। सबसे पहले बात करते हैं अगर उसका पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है, सपोज उसका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने बोला जी आप इसका पैसा फ्रीज कर दो, उस केस में क्या होगा, उस अकाउंट जब उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा उस अकाउंट में ना पैसा आ सकेगा ना पैसा जा सकेगा, बट बैंक्स उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर सकते हैं फ्रॉम ऑन द रेगुलर बेसिस, जो भी उसका इंटरेस्ट का पीरियड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में। अगर टर्म डिपॉजिट अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं एंड वो मेच्योरिटी की टाइम पे आ चुका है, ठीक है, सपोज एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने जो अकाउंट है वो फ्रीज करा फेब के अंदर, मार्च के अंदर उस बंदे की क्या थी, मेच्योरिटी थी। ठीक है, उस केस में पर्सन से जो भी जिस भी बंदे का अकाउंट फ्रीज हुआ है उससे हमने एक रिक्वेस्ट लेटर लेनी है कि वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस एफडी को रिन्यू कर दो। रीजन बीइंग इस एफडी में से पैसा निकाल के आप नहीं दे सकते क्योंकि ये क्या कर दिया गया है, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो या तो आप उससे ले लो रिक्वेस्ट लेटर, इन केस वो बंदा रिक्वेस्ट लेटर नहीं देता है तो आपने क्या करना है, जो पिछली टेन्योर था सेम टर्म्स में सेम इंटरेस्ट पे आपने एफडी को क्या कर देना है, रिन्यू कर देना है। ठीक है, और इस केस में जब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही को रिन्यू करा है ऑन योर ओन विदाउट द रिक्वेस्ट लेटर, उस केस में आपको नई रिसिप्ट भेजने की कोई जरूरत नहीं है, नो न्यू रिसिप्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। एंड जो आपने ये रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट करा है, चाहे आपने रिक्वेस्ट लेटर लेके करा हो चाहे खुद ब खुद करा हो, उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, जो भी अब कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने अकाउंट फ्रीज करवाए हैं उसको आपने वो चीज फॉरवर्ड कर देनी है कि सर इसका टर्म डिपॉजिट का अकाउंट था वो फ्रीज हो गया था एंड हमने क्या कर दिया, उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया एंड उसकी ये क्या है, रिसिप्ट है। ओके, उसके बाद बैंक शुड अलाउ मदर्स एज गार्डियंस वाइल नॉट अलाउइंग ओवरड्रॉन बैलेंस, कि जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनके केस में जो गार्डियंस है वो फादर के साथ साथ क्या मदर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was amended by Banking Laws Act 1983 by introducing new sections, जिन्होंने कुछ फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर क्या करा, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। ये सेक्शंस क्या लेके आए, टू इनेबल अ बैंकिंग कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ द नॉमिनी। बेसिकली ये सेक्शंस ने क्या करा, बैंक्स को ये पावर दे दी कि बैंक्स क्या कर सकते हैं इन केस जो बंदा था उसकी डेथ हो जाती है, उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो पैसा आप क्या कर सकते हो, उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर सपोज वो बंदा था उसका अकाउंट में पैसा पड़ा था, आपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया, उस बंदे के पास एक लोकर, बंदे ने बैंक से लोकर फैसिलिटी ले रखी थी, उस लोकर फैसिलिटी के अंदर उसका कुछ आर्टिकल्स पड़े थे, कुछ सामान पड़ा था, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक्स को ये पावर दे दी गई कि आप उसकी एक इन्वेंट्री बनाओ कि उसमें क्या क्या सामान था, आप एंड उसके नॉमिनी को क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। इस चीज की भी पावर क्या दे दी गई, बैंक्स को प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, उसके बाद इन केस वही सेफ्टी लॉकर में कोई पैसा पड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री बना के फॉरवर्ड आगे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद since such nomination has to be made in a prescribed manner, the central government framed in consultation with the Reserve Bank of India the Bank Companies Rules 1985, कि बैंकिंग कंपनी 1985 रूल्स आए थे, जो भी नॉमिनेशंस होंगी इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने करवानी है। उसके बाद अकाउंट्स विद सर्वाइवर और नॉमिनी क्लोज, इसमें बेसिकली अगर कोई पर्सन है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लेता है एंड उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज आता है। सर्वाइवरशिप क्लोज किस किस तरीके का हो सकता है, इधर और सर्वाइवर मतलब एक प्राइमरी होल्डर होगा, एक जॉइंट होल्डर, एक सेकेंडरी होल्डर होगा, दोनों ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और एनीवन और सर्वाइवर दोनों ऑपरेट कर, सॉरी इधर और सर्वाइवर में मतलब या तो फर्स्ट वाला प्राइमरी कर लेगा या जो इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो जिसको नॉमिनी होगा वो कर लेगा। एनीवन और सर्वाइवर मतलब कोई भी कर सकता है, फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर ऑफ सर्वाइवर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है,
तो उस केस में जो बैंक अकाउंट के अंदर उसका बैलेंस पड़ा है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हो। एंड ये बैंक की लाइबिलिटी होगी कि आपको क्या करना है, वो पैसा बैंक को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करना है। बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस है कि कुछ कंडीशंस को देखते देखते आपने क्या करना है, पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले, अगर किसी पर्सन ने नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लिया है एंड उसके अंदर जो अकाउंट खुला था उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज है, तो बैंक्स की ये लाइबिलिटी होगी कि जो भी, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो उसके नॉमिनी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कराना है। ये लाइबिलिटी किसकी हो जाती है, बैंक की हो जाती है। बट बैंक जब ये कर लेगा, बैंक जब ये कर रहा होगा, तो उसको उनको क्या करना है, सबसे पहले तो ड्यू केयर एंड क्वेश्चन करना है, ताकि ये कंफर्म करा जा सके कि जो एक्चुअली नॉमिनी खुद को बता रहा है वो ही क्या हो, एक्चुअल नॉमिनी हो। सेकंड, आपने जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसके डेथ के रिगार्डिंग क्या लेने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेने हैं। रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसे डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो, जिससे ये कंफर्म करा जा सके कि एक्चुअली उस बंदे की डेथ हुई है, कोई जो उसका नॉमिनी है वो फ्रॉडेंटली तरीके से पैसा ट्रांसफर कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बाद हमें यह भी इंश्योर कराना है कि कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कि कोर्ट आपको मना ना कर रही हो कि आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये उन केसेस में हो सकता है, लाइक सपोज देयर आर टू नॉमिनीज, ओके, एंड दोनों सपोज आपस में भाई हैं, जब पेरेंट्स की डेथ हुई, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आपस में कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकती है कोर्ट, आपको रिस्ट्रेन कर सकती है कि आपने पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, आपने पैसा अपने पास होल्ड करके रखना। ओके, उसके बाद ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, नीड फॉर डिसिप्लिन। बेसिकली जब करंट अकाउंट्स खोले जाने थे, करंट अकाउंट्स के केस के अंदर स्पेशल डिसिप्लिन की जरूरत थी, उसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस लेके आए गए। सबसे पहले उसके अंदर ये गाइडलाइंस लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बैंक्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करें एंड जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो बढ़ रहे हैं उनको कम से कम रखें। उसके लिए करंट अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस लाई गई। करंट अकाउंट के लिए जो सबसे पहले गाइडलाइंस लाई गई कि जब आप किसी भी पर्सन का करंट अकाउंट खोल रहे हो तो आपने कस्टमर से ये डिक्लेरेशन लेनी है कि उनका किसी और बैंक के साथ कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं चल रही है। इन केस उनकी किसी भी बैंक अकाउंट के साथ क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है तो हमने क्या करना है, जो भी दूसरा बैंक होगा उससे एनओसी ऑब्टेन करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। जब तक हमें हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर्सन के अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इन केस जो बैंकर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं, उनसे हमने एनओसी की डिमांड करी बट उन्होंने विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट आपको रिप्लाई नहीं करा, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपने वेट करना है उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आने का। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, एंड नहीं आता है एंड एक फोर्टनाइट बीत चुके, 14 दिन बीत चुके, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, इन केस इसके बिना आप अकाउंट खोलते हो तो उसको ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है तो मतलब आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की आपने वॉयलेशंस करी है एंड उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज आपकी अंडर द एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगती है वो आपके ऊपर इंपोज करी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपको अगर याद होगा, जब हम कंसोर्शियम बैंकिंग या मल्टीपल बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी हमने ये सेम चीज डिस्कस करी थी कि जब किसी एक बैंक को किसी एक पर्सन का अकाउंट खोलना है एंड वो किसी दूसरे बैंक से कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है तो जो बैंक ने न्यू क्रेडिट फैसिलिटी इशू करनी है उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि जो दूसरा बैंक है उससे क्या ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे। सेम चीज करंट अकाउंट के केस में हमने अभी डिस्कस करी है। ठीक है, सो दीज वर द सम प्रोविजंस रिगार्डिंग द टर्म डिपॉजिट्स। इसको हम जल्दी से अभी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो भी आप टर्म डिपॉजिट शिफ्ट करो, इशू करोगे, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए। जो टर्म डिपॉजिट्स है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में क्या होनी चाहिए, फ्रीली भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ डिपॉजिट के केस के अंदर आपको बैंक कस्टमर से एडवांस के अंदर इंस्ट्रक्शन लेनी है। इन केस आपको एडवांस में इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करी गई है तो आपको क्या करना है, मेच्योरिटी से पहले उनको इंटीमेशन करनी है कि सर आपकी मेच्योरिटी होने वाली है, आप हमें बता दो किस तरीके से डिस्पोज करना है। उसके बाद कुछ अदर इश्यूज भी आपने एड्रेस करने हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो किस तरीके से कस्टमर्स को बताया जाएगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल के केस में पेनल्टीज अगर लेविएबल होगी वो किस तरीके से होगी। 1 करोड़ या उससे ज्यादा के डिपॉजिट तो उस केस में प्रीमेच्योर विड्रॉल को डिसअलाउ करा जा सकता है। उसके बाद आपने जब पेमेंट करनी है प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके करनी है। आपने इसके रिगार्डिंग एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है। जो आप पॉलिसी बनाओगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। उसके बाद इन केस अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट है एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर को ऐड कर दो या डिलीट कर दो तो उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करा जाएगा, बट जो ओरिजिनल टर्म डिपॉजिट है उसकी टर्म्स के अंदर कोई भी तरीके का चेंज नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर किसी भी बंदे का अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर फ्रोज कर दिया जाता है बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटी तो उसके अंदर वो अकाउंट प्रॉपर्ली फ्रोज कर दिया जाएगा, बट बैंक उसके अंदर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर सकते हैं। एंड इन केस टर्म डिपॉजिट अकाउंट फ्रोज किया जाता है बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटी तो उसके अंदर 2 केस आते हैं कि या तो आप कस्टमर से रिक्वेस्ट लेटर ले लो कि इस एफडी को रिन्यू कर दो। इन केस रिक्वेस्ट लेटर नहीं देता है कस्टमर तो आपको क्या करना है, खुद ब खुद उस एफडी को या
टर्म डिपॉजिट को आपने रिन्यू कर देना है टू द ओरिजिनल टर्म, एंड उसके उसके आपने क्या करनी है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट की जो एडवाइस है वो आपको क्या करनी है, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज देनी है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2 सेक्शन लेके आया जिन्होंने बैंक्स को पावर दी कि वो नॉमिनीज को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बैंक्स के पास कोई आर्टिकल्स पड़े थे तो वो डिसीज पर्सन को दे सकते हैं। सेफ्टी लॉकर में अगर कुछ पैसा पड़ा है तो वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनी को दे सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनी अपॉइंट होगा वो कौन से रूल्स के अंदर अपॉइंट होगा, बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 के प्रोविजंस के अंडर नॉमिनी जो है वो अपॉइंट होगा। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लिया है एंड उसका अकाउंट सर्वाइवरशिप क्लोज के अंदर खोला गया है तो बैंक्स के ऊपर लाइबिलिटी है कि इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो अकाउंट डिसीज डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है, तो उसका जितना भी पैसा उसके नॉमिनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट ट्रांसफर करने से पहले बैंक्स को इंश्योर करना है कि वो ड्यू केयर एंड क्वेश्चन ले, एंड जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसके डेथ के रिगार्डिंग क्या करे, उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन करें। इन बैंक्स ये भी इंश्योर करें कि कोर्ट उन्हें रोक नहीं रही है, कोर्ट का कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है ताकि आप क्या नहीं कर सकते, उसको पेमेंट नहीं कर सकते। अगर ये दोनों चीजें आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। फिर हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं विद रिगार्ड टू द करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट के केस के अंदर आपने ये इंश्योर कराना है कि उसने आपने डिक्लेरेशन लेनी है कस्टमर से कि कस्टमर का किसी और बैंक के साथ कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक से वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले रहा है। इन केस वो क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है तो जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स होंगे उनको आपने रिक्वेस्ट करनी है फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इन केस वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपको उसका अकाउंट खोलना है। इन केस आप वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं एंड 14 दिन बीत जाते हैं तो आप उसका अकाउंट विदाउट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी खोल सकते हो। इन केस आप इस प्रोविजन से कंप्लाई करने में फेल होते हो तो ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है एंड आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पेनल्टीज इंपोज करी जा सकती हैं। ठीक है, सो दीज वाज ऑल द रेगुलेशंस रिगार्डिंग द टर्म डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हम रेगुलेशन देख रहे हैं विद रिगार्डिंग टू द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस में मतलब कोई भी रेमिटेंसेस ऑफ फंड्स जिनकी वैल्यू 50,000 उससे ज्यादा हो, वो रेमिटेंसेस चाहे डिमांड ड्राफ्ट हो, मेल ट्रांसफर हो, टेलीग्राफ ट्रांसफर हो, किसी भी मोड से ट्रांसफर हो रही हो बट उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो, तो हम बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो उसका पैसा रिसीव करेंगे वो पैसा किससे रिसीव करेंगे, या तो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करके, या चेक से, या कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से बाय द परचेजर। मतलब बेसिकली 50,000 से ज्यादा की आपने जब रेमिटेंस करनी है तो आपने उसके अंदर कैश पेमेंट्स नहीं लेनी है। कैश पेमेंट्स के अलावा आप कोई भी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो, कोई भी मोड आपको परमिट कर दिया गया है, बट आप कैश पेमेंट किसी भी तरीके से नहीं लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड ड्राफ्ट्स। डिमांड ड्राफ्ट के केस में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो डिमांड ड्राफ्ट के केस में काफी ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे। उन फ्रॉड्स को कम करने के लिए हमने क्या लाए गए, हम कुछ रेगुलेशंस लाए गए, उसके साथ हमने अपने कुछ सिस्टम्स और प्रोसीजर्स के अंदर चेंजेस करे ताकि क्या किया जा सके, इस पूरी प्रोसेस को स्पीड अप करा जा सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि इन केस कोई डिमांड ड्राफ्ट है जिसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, वो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होने चाहिए, मतलब वो अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट ही होने चाहिए अगर उनकी अमाउंट 20,000 से ज्यादा है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट के रिलेटेड कोई भी सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी रिलेटेड उनकी टर्म्स है वो ड्राफ्ट फॉर्म के टॉप के ऊपर क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि ड्राफ्ट्स ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर इशूड बाय देयर ब्रांचेस अगेंस्ट कैश टू ऑल कस्टमर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर हैविंग अकाउंट्स विद द बैंक्स और नॉट। ठीक है, बैंक्स काउंटर स्टाफ शुड नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स फ्रॉम द कस्टमर। इस प्रोविजन का बेसिकली मतलब कि बैंक्स को इंश्योर करवाना है कि जो ड्राफ्ट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट्स के अंदर हैं वो आप किसी भी कस्टमर से एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका बैंक के अंदर उसका अकाउंट है या नहीं है। साथ के साथ जो बैंक का काउंटर स्टाफ होगा उन्हें यह इंश्योर कराना है कि अगर कोई कस्टमर स्मॉल डिनोमिनेशन के भी नोट्स लेके आता है तो आपने वो भी एक्सेप्ट करने हैं, आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रोविजंस आती हैं विद रिगार्ड टू द एनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट्स। एनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट्स में बेसिकली क्या कि उस ड्राफ्ट को पैसा किस तरीके से निकलवाया जाएगा। सो बैंक्स हैव टू इंश्योर दैट द ड्राफ्ट्स ड्रॉन ऑन देयर ब्रांचेस आर पेड इमीडिएटली। पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड फॉर ओनली द रीजन ऑफ द रिलेटिव एडवाइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड। बेसिकली अगर एक पर्सन आपके पास ड्राफ्ट लेके आ गया, उसका पैसा आप इमीडिएटली पे कर दो, आपने दूसरे ब्रांच से रिलेटिव एडवाइस का वेट नहीं करना है। अगर उस पर्सन के पास एक डिमांड ड्राफ्ट है जो आपके बैंक के ऊपर ड्रॉ करा गया है तो आपको क्या करना है, उसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर पे कर दें। उसके बाद प्रोविजन आते हैं विद रिगार्ड टू द डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट। सपोज आपके पास डिमांड ड्राफ्ट था वो गुम हो जाता है तो एंड अगर उसकी तो उस केस में क्या करा जा सकता है, आपको डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द adequate indemnity and without instances on seeking of nail payment advice from ड्रॉई ऑफिस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर डुप्लीकेट ड्राफ्ट को इशू कर सकते हो विदाउट एडिक्वेट इंडेमनिटी। मतलब उनसे आप कोई साइन नहीं करवाओगे या कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा दोबारा, वो किसी चीज की जरूरत नहीं, आप डुप्लीकेट ड्राफ्ट क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। उसके बाद बैंक शुड इशू डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट टू कस्टमर विद इन अ फोर्टनाइट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। मतलब
जिस टाइम बंदे ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा जी डिमांड ड्राफ्ट गुम चुका है, मुझे एक डुप्लीकेट इशू कर दो, तो आपको विद इन अ 14 मतलब 14 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, आपको वो डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देना है। इन केस आप डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर रहे हो इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो आपको फोर्टनाइट का पीरियड दिया गया है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको पर्सन को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना पे करना है, जितना आपका एफडी का इंटरेस्ट है उतना, जितने मतलब जितने पीरियड का डिमांड, जितना आपने डिले करा उतने पीरियड में अगर वो बंदा एफडी के अंदर पैसा जमा कराता तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता, तो आपको वो सेम इंटरेस्ट क्या करना है, उस कस्टमर को पे कर देना है। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन टू द ओरिजिनेटर, मतलब जिस पर्सन ने डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ करा है, कि अगर उस बंदे ने सपोज डिमांड ड्राफ्ट मेरे को दिया, मैंने बैंक के पास दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो जब मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा, बैंक्स की ये जिम्मेवारी है कि जिस पर्सन ने एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनेट करा था उस पर्सन को क्या कर दिया जाए, इंटीमेट कर दिया जाए कि भाई पैसा क्या हो चुका है, सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुका है, जब आप क्या कर रहे हो, नेफ्ट के थ्रू पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो। ठीक है। हम बैंक से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी क्या कर दी जाएगी, कस्टमर को, ओरिजिनेटर को पहुंचा दी जाएगी। बट इन केस थोड़ा भी डिले हो रहा है तो वो आप मैक्सिमम डिले कितना ले सकते हो, एक दिन का, मतलब एंड ऑफ द डे के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, उस कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है कि आप एक दिन से ज्यादा, मतलब सेम डे के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जानी चाहिए, प्रोवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड क्रेडिट, रिफंड ऑफ नेफ्ट ट्रांजेक्शन। सपोज कस्टमर का जो बेनिफिशियरी अकाउंट था उसके अंदर आप जो अमाउंट था वो क्रेडिट नहीं हो पाया, उसके अंदर डिले हो गया, तो उस केस के अंदर बैंक्स की क्या जिम्मेवारी है, बैंक्स क्या पे करेंगे, पीनल इंटरेस्ट पे करेंगे। वो पीनल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, जो आरबीआई का एलएएफ रेपो रेट आता है, एलएएफ मतलब लाइबिलिटी एसेट्स के रिलेटेड रेपो रेट्स, सॉरी लिक्विडिटी के रिलेटेड रेपो रेट्स इशू करता है आरबीआई। तो जितना वो रेट इशू करेगा प्लस 2%, आपने क्या करना है, जितना डिले होगा उतने उतने टाइम का इंटरेस्ट आपने कस्टमर को देना है। एंड जो ये आपने इंटरेस्ट देना है वो सुओ मोटो बेसिस पे देना है। सुओ मोटो मतलब आपने अपनी ही डिस्क्रिप्शन पे देना, आपने ये वेट नहीं करना है कस्टमर क्लेम करेगा हम फिर देंगे, नहीं, आपको ये पे करना ही है, खुद ब खुद आपको ये पे कर देना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स विद रिगार्डिंग टू द मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर टोटल के अंदर पर डे की लिमिट लगा दी गई है 50,000 कि आप एक फोन से पर डे में सिर्फ 50,000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो बैंक्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ये थी कि लिमिट एक दिन के अंदर 50,000 की ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक बार में कितने की ट्रांजेक्शन हो सकती है वो बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डोमेस्टिक पेमेंट ट्रांसफर, कुछ रिलैक्सेशन इन ऑर्डर टू इनेबल माइग्रेंट पॉपुलेशन विच डू नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग चैनल फॉर वांट ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस एंड टू गिव impetus to the process of financial inclusion, banks have permitted to put in place 3 schemes to P2P fund transfers. बेसिकली ऐसे लोग जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उनके पास क्या होता है, कई बार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता। एंड अगर उनके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, वो अपनी केवाईसी नहीं करा सकते, केवाईसी नहीं कराएंगे उनका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो उस केस में उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन देने के लिए, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी ताकि क्या करा जा सके, P2P ट्रांसफर करा जा सके। P2P मतलब होता है पीयर टू पीयर ट्रांसफर, एक पर्सन टू पर्सन जब ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं P2P ट्रांसफर। उसके लिए 3 स्कीम्स लाएंगे। 3 स्कीम क्या क्या, कैश पे आउट स्कीम, कैश पे इन स्कीम एंड कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर। इसके अंदर बेसिकली क्या कहा गया, कैश पे आउट स्कीम में सपोज एक ऐसा बंदा है जिसका अकाउंट नहीं है बट मैं उसको पैसे प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एटीएम्स के थ्रू या बीसीस के थ्रू उस पर्सन को पैसा प्रोवाइड कर सकता हूं। बट उसके ऊपर क्या लिमिट लगा दी गई है, 10,000 पर ट्रांजेक्शन एंड मंथली कैप ऑफ 20,000 की। एक बार में 10,000 एंड मंथली कितना मैक्सिमम 25,000 दे सकता हूं। उसके बाद कैश पे इन स्कीम, मतलब सपोज एक बंदा है जिसका खुद का अकाउंट नहीं है बट वो मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, तो किसी भी बैंक में जाके 5,000 पर ट्रांजेक्शन एंड विद मंथली कैपिटल 20,000 क्या कर सकता है, उसके बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकता है। थर्ड हमारे पास आता है कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर। कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर में एक लिमिट लगा दी कि आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके ऊपर लिमिट क्या है, 5,000 पर ट्रांजेक्शन एंड 20,000 ऑफ अ मंथली लिमिट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, विदाउट बैंक अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हो, फाइनेंशियल फैसिलिटीज की का बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द डिमांड ड्राफ्ट्स। डिमांड ड्राफ्ट्स के केस में सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट्स इशू करे जा रहे हैं, हमने कुछ नेसेसरी चेंजेस करे ताकि चीजों को क्या करा जा सके, स्पीड अप करा जा सके। उसके बाद इन केस डिमांड ड्राफ्ट जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है वो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग के थ्रू ही होने चाहिए। जो भी सब्सक्रिप्शंस हैं अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, वो डिमांड ड्राफ्ट के आपके वो टॉप के ऊपर बता देनी है। स्मॉल अमाउंट के जो ड्राफ्ट्स हैं वो कस्टमर चाहे किसी भी बैंक में जाके इशू करा सकते हैं, चाहे उनका उस बैंक के अंदर अकाउंट हो या ना हो, उस चीज से मैटर नहीं करता। एंड बैंक स्टाफ को स्मॉल डिनोमिनेशन वाले नोट्स भी एक्सेप्ट कर लेने हैं फॉर द इशू ऑफ द ड्राफ्ट्स। एनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट्स में बेसिकली क्या है, अगर आपके ऊपर कोई ड्राफ्ट ड्रॉ करा गया है तो आपको क्या कर देना है, उसको इमीडिएटली पे कर देना है।
इन केस पर्सन क्या करता है, अपना डिमांड ड्राफ्ट घुमा देता है एंड वो डुप्लीकेट ड्राफ्ट मांगने आता है, तो उसको डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करा जा सकता है। इन केस डुप्लीकेट ड्राफ्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज अ फोर्टनाइट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट इशू नहीं करा जाता है, तो बैंक को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना पे करना है कि अगर वो पैसा वो एफडी के अंदर जमा कराता उतनी मेजोरिटी के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या करोगे, कस्टमर को पे करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पैसा आप बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, तो आपको क्या करनी है, उसकी पॉजिटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू द ओरिजिनेटर कि भाई तूने जिस बंदे के नाम पे ड्रोन करा था उसके अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर करवा दिया है। आपको जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही क्रेडिट होता है पैसा, आपको तभी की तभी क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। बट इन केस डिले हो रहा है तो द डिले शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड एंड ऑफ डे एनी अंडर सर्कमस्टांस। उसके बाद इन केस देर इज अनक्रेडिटेड अमाउंट, देर इज अ रिफंड, उस केस में क्या करना है, बैंक्स को पेनल्टी पे करनी है। पेनल्टी कितनी पे करनी है, आरबीआई का जो एलएएफ रेपो रेट आएगा उसमें 2% जोड़ के, जितना आपका पीरियड ऑफ डिले हुआ टिल द डेट ऑफ रिफंड, जितना वो पीरियड होगा उतना आपको क्या करना है, सुओ मोटली आपको उसके ऊपर पेनल इंटरेस्ट पे कर देना है टू द कस्टमर। आपको कस्टमर की क्लेम का वेट नहीं करना है। उसके बाद मोबाइल ट्रांजेक्शन के ऊपर पर डे की लिमिट लगा दी है 50,000। पर ट्रांजेक्शन की लिमिट बैंक अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रांसफर के केस में ऐसे लोग जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिनके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, जो अपना केवाईसी नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए P2P फंड ट्रांसफर के लिए 3 स्कीम्स लाई गई। कौन सी कैश पे आउट स्कीम, कैश पे इन एंड कार्ड टू कार्ड। कैश पे आउट मतलब जिस एक पर्सन के पास अकाउंट है दूसरे के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको किस तरीके से पैसा पे करा जा सकता है, उसके ऊपर लिमिट लगा देगी 10,000 पर ट्रांजेक्शन, मंथली कैप 20,000। आप एटीएम या बीसीएस की द्वारा यूज करके क्या कर सकते हो, उस पर्सन को पैसा पे कर सकते हो। उसके बाद कैश पे इन स्कीम, कैश पे इन स्कीम में लाया गया कि जो बंदे के पास अकाउंट नहीं है वो किसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहता है तो वो डिपॉजिट करा सकता है, मैक्सिमम टू 5,000 पर ट्रांजेक्शन विद अ मंथली कैप ऑफ 20,000। उसके बाद कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर भी आप कर सकते हो फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई 5,000 पर ट्रांजेक्शन एंड 20,000 ऑफ अ मंथली कैप। ठीक है, नेक्स्ट हम जो अपनी फैसिलिटीज देख रहे हैं, जो गाइडलाइंस देख रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द चेक ड्रॉप फैसिलिटी। ठीक है, चेक ड्रॉप फैसिलिटी में बेसिकली क्या है, both the drop box facility and the facility for acknowledgement of the checks at regular collection counter should be available to the customers, and no branch should be refused to give an acknowledgement if the customer tenders the checks at the counters। पहली चीज तो ये। सेकंड, बैंक should ensure that the customers are not compelled to drop the checks in the drop box। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब आप चेक्स लेके जाते हो, ठीक है, चेक्स के लिए आपको ना 2 चीजें दी गई हैं। 2 चीजों में क्या, या तो आप क्या करो, उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, या आप क्या करो, उसको काउंटर पे डिपॉजिट करा के दो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, काउंटर पे जब आप डिपॉजिट कराओगे तो आप क्या कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट ले सकते हो कि हमने आपको क्या करा है, चेक दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि आपको दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हो, ड्रॉप बॉक्स की भी और काउंटर पे डिपॉजिट वाली भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी, उस केस में एक्नॉलेजमेंट आपको प्रोवाइड करनी है। एंड हमें ये इंश्योर कराना है कि कस्टमर्स को ये ना कंपेल किया जा रहा हो कि आपको सिर्फ ड्रॉप बॉक्स के अंदर ही चेक डालने हैं। कस्टमर चाहे तो क्या करे, अपने काउंटर पे भी डिपॉजिट करवा सकता है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, नोटिस बोर्ड के ऊपर ये मेंशन करना है, कस्टमर्स कैन ऑल्सो टेंडर द चेक्स एट द काउंटर एंड ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट ऑन द पेइंग स्लिप। बेसिकली जो जिस बंदे को जो चीज सुटेबल है, अगर उसे लगता है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के खुश है, वो ड्रॉप बॉक्स में डाल ले, एंड अगर उसको काउंटर पे जाके काउंटर पे देना है एंड उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी है, तो वो भी फैसिलिटी उसको क्या करनी है, हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपनी चेक कलेक्शन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है। चेक कलेक्शन पॉलिसी जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने क्या करना है, ड्यू डिस्क्लोजर्स देने हैं, ड्यू डिस्क्लोजर्स अबाउट द बैंक्स ऑब्लिगेशन एंड कस्टमर राइट विद रिगार्ड टू द चेक कलेक्शन, कि जब चेक कलेक्ट किए जाएंगे उस केस में बैंक की क्या ऑब्लिगेशन होने वाली है, उस रिगार्ड में कस्टमर्स के क्या क्या राइट्स होने वाले हैं, उस चीज को क्या करना है, आपने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके साथ साथ पहले क्या था, इसके रिगार्डिंग काफी सारी गाइडलाइंस दी गई थी बाय द आरबीआई, बट आरबीआई ने देखा कि अब क्या हो चुका है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, तो एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। एंड जो ये पेमेंट हमने क्या करना, जो ये सिस्टम हमने क्या कर देना चाहिए, कंपटीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मतलब कंपटीशन के ऊपर छोड़ देना मतलब कि बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया, तुम अपनी फैसिलिटीज अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो। जो बैंक जितनी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा उसके ऊपर उतने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, तो क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा। तो उस हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने जो भी अपनी पुरानी इंस्ट्रक्शंस थी उसको हटा दिया एंड बैंक्स को बोला कि आप अपनी पॉलिसीज खुद बनाओ। जब बट बैंक को जो अपनी पॉलिसीज बनानी है उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, जो हम कल भी हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था, क्या क्या बनाना है आपको, कि इमीडिएट क्रेडिट किस तरीके से करा जाएगा, टाइम फ्रेम कितना होगा, इंटरेस्ट इन केस डिले होता है तो इंटरेस्ट किस तरीके से करा जाएगा, वो चीज क्या करनी है आपको अपनी फॉर्मुलेशन पॉलिसी के अंदर बना के रखनी। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंट कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक।
अकाउंट पे ही चेक, प्रोहिबिशन ऑन क्रेडिटिंग प्रोसीड टू द थर्ड पार्टी अकाउंट। अकाउंट पे ही चेक का बेसिकली मतलब ही वो होता है कि जो चेक इन कैश करा जाएगा वो किसी के अकाउंट में ही करा जाएगा। सो ये बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंक्स की इंटेग्रिटी एंड साउंडनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड रेकरेंस ऑफ डेविएशंस को प्रिवेंट करने के लिए जो पास्ट के अंदर हुई थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, बैंक्स को प्रोहिबिट कर दिया कि अकाउंट पे ही चेक का जो पैसा है, जिस बंदे के नाम पे वो अकाउंट पे ही चेक कटा है उस बंदे के अकाउंट पे ही आप ट्रांसफर करोगे। थर्ड पार्टी के अकाउंट के अंदर अकाउंट पे ही चेक का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ चेक्स फ्रॉम अ पेमेंट सिस्टम एंगल, अकाउंट पे चेक्स डिपॉजिटेड विद अ सब मेंबर फॉर क्रेडिट फॉर द कस्टमर अकाउंट कैन बी कलेक्टेड बाय द मेंबर बैंक ऑफ द क्लियरिंग हाउस। कि बेसिकली अगर आप डायरेक्ट अपने बैंक के पास ना जाके किसी सब मेंबर को दे रहे हो तो सब मेंबर भी क्या कर सकता है, अकाउंट पे चेक का पैसा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर ऐसा पैसा कलेक्ट किया जा रहा है तो देयर शुड बी क्लियर अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट द प्रोसीड ऑफ द अकाउंट पे चेक विल बी क्रेडिटेड टू द पे अकाउंट ओनली अपॉन रियलाइजेशन। कि वही अकाउंट पे का जो पैसा है वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं करा जाएगा, वो पैसा सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है जिसके नाम के ऊपर की वो अकाउंट खोला गया हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक्स। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या करा गया, हमें डेट की रिक्वायरमेंट दी गई कि अगर इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेट के 3 महीने के बाद प्रेजेंट करा जाता है उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। मतलब ये जो चेक्स होंगे, चाहे चेक्स हो, ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो या बैंकर चेक्स हो, वो सिर्फ क्या होने वाला है, 3 महीने तक ही वैलिड होने वाले हैं। उसके बाद वो वेस्ट हो जाएंगे, वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएंगे। ठीक है। उसके बाद चेक्स इंस्ट्रूमेंट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इन क्लियरिंग प्रोसेस एट पेइंग बैंक्स ब्रांच। इसमें बेसिकली क्या है, जो बंदे ने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, जो पेइंग ब्रांच थी उससे चेक गुम गया, उस केस के अंदर क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले इन केस अगर कोई चेक लॉस होता है एट द पेइंग बैंक तो क्या करना है, हमने अकाउंट होल्डर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ताकि वो क्या करे, जिस बंदे ने अकाउंट इशू करा था उससे क्या करा सके, स्टॉप पेमेंट करा सके। एंड इन केस उसने अपने अकाउंट में कुछ चेक डिपॉजिट कर रखे थे, सपोज एक बंदा था उसने क्या करा था कि मेरे को क्या है, लेट इट बी ए है, एक बंदा बी है, इसने इसको चेक दिया, ठीक है, 1 CR का। इस बंदे के अकाउंट में पहले सिर्फ थे 2 लाख रुपए। ठीक है। तो इस बंदे को ये था कि भाई बी से मुझे जब पैसा आएगा ना 1 करोड़, तो मेरे अकाउंट में 1.2 लाख हो जाएंगे, 1.02 करोड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सी को, डी को और ई को क्या कर देता हूं, पेमेंट कर देता हूं, इसको 30 भेज देता हूं, इसको 30 भेज देता हूं, इसको 30 का चेक प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है। अब इस बंदे ने जो ये चेक्स इशू करे, ये किस अजम्पशन पे करे थे कि जो बी का चेक है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बट क्या किया, बैंक ने तो पैसे घुमा दिया, चेक ही घुमा दिया। तो उस केस में बैंक्स क्या करेंगे, ए को बताएंगे कि भाई हमसे तेरा चेक घूम गया। तो ए क्या करेगा, एक तो बी को बताएगा कि भाई उन्होंने तेरा चेक घुमा दिया, उसकी स्टॉप पेमेंट कर दे। एंड साथ के साथ जो उसने खुद के चेक्स दिए हैं उनकी वो क्या करा देगा, स्टॉप पेमेंट करा देगा, ताकि उसके खुद के चेक डिसऑनर ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो भी इन केस में लॉस होगा, लॉस की जो जिम्मेवारी होगी वो किसकी होगी, कलेक्टिंग बैंक की होगी। जो भी कलेक्टिंग बैंक है जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, सारी की सारी लाइबिलिटी उसकी होने वाली है। ठीक है। एंड इन केस उस पर्सन को कोई भी एक्सपेंसेस आते हैं, ताकि उसने जो डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करना है उसको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट फॉर रीजनेबल डेज आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। एंड इन केस जो ये चेक्स और इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस हुए एट अ पेइंग बैंक ब्रांच, तो उस केस में जो कलेक्टिंग बैंकर है वो क्या कर सकता है, जो भी अमाउंट रिकवर हुई है फ्रॉम द कस्टमर फॉर द लॉस ऑफ चेक, जैसे हमने पिछले पॉइंट में बोला कि जो भी लॉस होगा आपको क्या करना है, रिइंबर्स करना है। बट अगर वो गलती पेइंग बैंक की थी तो जो कलेक्टर बैंक है वो क्या कर सकता है, पेइंग बैंक से वो पूरा का पूरा पैसा रिसीव कर सकता है। ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस आते हैं विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेज इन कलेक्शन ऑफ बिल्स। इन केस आपके पास एक कस्टमर आया, उसने क्या करा, आपको बिल्स प्रोवाइड करे ताकि आप वो कलेक्ट कर सको, उसके अंदर अगर डिले आ रहा है तो उसको क्या करना है, जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है प्लस 2% आपने क्या करना है, उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना है, एज अ पीनल इंटरेस्ट आपने पे करना है। ठीक है। आप जो भी ये बोल रहे हो डिले हुआ इन द कलेक्शन, डिले हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम क्या करेंगे, इन चारों डेट्स के लिए हम इन चारों चीजों के लिए हम 2-2 दिन असाइन करेंगे। ठीक है। अगर उसके बाद भी पैसा नहीं कलेक्ट होता तब हम बोलेंगे कि क्या है, डिले है। वो 4 चीजें क्या क्या है, डिस्पैच ऑफ बिल्स, मतलब 2 दिन आपने प्रोवाइड करे फॉर डिस्पैच ऑफ बिल्स, 2 days आपने प्रोवाइड करे फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्स टू द ड्रॉई, 2 दिन आपने प्रोवाइड करे रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड टू द लॉजर्स बैंक, एंड 2 दिन आपने प्रोवाइड करे क्रेडिटिंग द प्रोसीड टू द ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है। जो 4th वाला डी पॉइंट है, आपके 2 दिन आपने तभी प्रोवाइड करने हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ द डिले इज एट्रीब्यूटिंग टू द ड्रॉइज बैंक, द लॉजर्स बैंक में रिकवर इंटरेस्ट फॉर सच डिले फ्रॉम दैट बैंक। ठीक है। आपने 2 दिन सॉरी इसके लिए प्रोवाइड करने ही करने हैं। बट इन केस अगर जो ये डिले है वो ड्रॉई बैंक की तरफ से हो रहा है तो क्या करा जा सकता है, जो लोजर बैंक है, मतलब जिसने बैंक पैसा दिया था, जिसको चेक दिए गए थे फॉर द कलेक्शन,
वो क्या कर सकता है, उतने अमाउंट का उससे रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर बोला था जो डिले होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर गलती, जिस बंदे की गलती, आप उससे क्या कर सकते हो, बेसिकली इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हो। सेम चीज हमने ऊपर वाले केस के अंदर भी देखी थी कि अगर पेइंग बैंक की गलती है तो जिम्मेवारी अल्टीमेट है कलेक्टर बैंक की पे कर देगी, बट अगर गलती पेइंग बैंक की है तो पेइंग बैंक से हम क्या कर सकते हैं, वो चीजें को रिकवर कर सकते हैं। सेम इस केस के अंदर लाइबिलिटी पे करने की बनती है लोचर बैंक की, बट अगर वो गलती ड्रॉइंग बैंक की है तो आप ड्रॉइंग बैंक से क्या कर सकते हो, वो पैसा रिसीव कर सकते हो। उसके बाद डिले इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल रिटर्न चेक्स एंड लेवी ऑफ चार्जेस फॉर सच बैंक रिटर्न्स कैन लेवी चेक रिटर्न्स ओनली इन केसेस वेयर द कस्टमर इज एट फॉल्ट एंड रिस्पांसिबल फॉर सच रिटर्न। सपोज इन केस आपने कोई बिल प्रोवाइड करा एंड वो टेक्निकली किसी भी कारण से क्या हो गया, रिटर्न हो गया एंड उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेवारी आ गई, तो अगर वो कस्टमर उसको रिप्रेजेंट दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जब वो चेक पहली बार डिसऑनर हुआ था या जब उसको वापस करा गया था, रिटर्न करा गया था, उसके अंदर कस्टमर की गलती थी, उसी केसेस में आपने क्या करना है, उससे चार्जेस कलेक्ट करने हैं। अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो उस केस में आपने उससे किसी भी तरीके के चार्जेस कलेक्ट नहीं करने हैं। एंड इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो वो चेक्स हैं या ड्राफ्ट्स हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इस चीज की क्या करनी है, कस्टमर को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है थ्रू एसएमएस, अलर्ट, ईमेल एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोविजंस आते हैं विद रिगार्डिंग टू द डिसऑनर ऑफ चेक्स प्रोसीजर देयर ऑफ कि डिसऑनरिंग ऑफ चेक के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं। सबसे पहले एक गियोबोरिया कमेटी थी, उन्होंने डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो हमने बैंक्स को ये कहा गया कि आपने वो सारी रिकमेंडेशन क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपको क्या करना है, कस्टमर को विद इन 24 आवर्स आपको वो चेक क्या कर देना है, वापस कर देना है। एंड आप उसके साथ जो रिटर्न मेमो या ऑब्जेक्शन स्लिप दोगे उसके ऊपर आपने क्लियरली इंडिकेट करना है कि जो ये चेक रिटर्न हुआ है वो किस कारण से हुआ है, कि इसके अंदर क्या चीज की गलती थी जिससे हमें चेक को क्या करना पड़ा, रिटर्न करना पड़ा। उसके साथ साथ जो भी आप उसको रिटर्न मेमो या ऑब्जेक्शन स्लिप दे रहे हो उसके ऊपर बैंक ऑफिशियल के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर या इनिशियल्स होने चाहिए एज पर द रूल 6 ऑफ द यूनिफॉर्म रेगुलेशंस एंड रूल्स फॉर बैंकर्स क्लीनिंग हाउस। उसके बाद डीलिंग विद इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंट डिसऑनर ऑफ चेक्स, इसमें बेसिकली क्या है, आरबीआई ने ऐसे चेक्स जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के वो डिसऑनर हो रहे हैं उनके लिए क्या करी गई है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन लाई गई थी जो उनको अर्लियर रिव्यू करा एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 4 अगस्त 2016 बैंक्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो डिसऑनर ऑफ चेक को किस तरीके से डील करने वाले हैं। इसके लिए बैंक्स ने क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी है, उसको अपनी बोर्ड या कमेटी से अप्रूव कराना है एंड पॉलिसी बनाते हुए क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, उन्हें ये चीज कंसिडर करनी है कि उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी चेक ड्रॉइंग फैसिलिटी है उसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो रहा हो एंड जो कस्टमर्स हैं जिन जो एक्चुअली सही हैं उनको हम क्या ना करें, पेनलाइज ना करें। एंड जो ये पॉलिसी बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड हर कस्टमर को बतानी है आपने, और वो क्या होनी चाहिए, फेयरली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कि ये ना हो कि मतलब बेसिकली वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। सो दीज वर ऑल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द चेक्स। इसके अंदर हमने टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा कि आपको एक तो 2 फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, चेक ड्रॉ फैसिलिटी भी और फैसिलिटी एट डिपॉजिट एट द काउंटर भी। ठीक है, उसके बाद आपने चेक कलेक्शन पॉलिसीज बनानी है, वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप अपनी पॉलिसीज बना सकते हो। जो पॉलिसीज बनानी है उसके अंदर आपने ये बताना है कि क्रेडिट किस तरीके से दिया जाएगा, टाइम फ्रेम क्या होगा एंड इंटरेस्ट पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी इन केस डिले होता है। तो अकाउंट पे ही चेक के अंदर थर्ड पार्टी अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट है उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया। उसके बाद ऐसे चेक्स, ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर जो 3 महीने के बाद प्रेजेंट करे जाएंगे वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। उसके बाद अगर चेक्स खो जाते हैं बाय द बैंक बाय एट द पेइंग बेंच तो उसको किस तरीके से डील करा जाएगा, उसके हमने प्रोविजंस को देखा। इन केस कलेक्शन ऑफ बिल्स के अंदर डिले आता है तो आपको सेविंग बैंक के अकाउंट के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट में 2% जोड़ के आपको क्या करना है, कस्टमर को इंटरेस्ट पे कर देना है। जो आप पीरियड ऑफ डिले मानोगे वो कितना है, आप 4 चीजों इन 4 प्रोसेसेस के लिए 2-2 दिन प्रोवाइड करोगे एंड उसके बाद आप देखोगे कि एक्चुअल डिले है या नहीं है। इन केस कोई चेक रिप्रेजेंट करा जा रहा है एंड वो चेक रिटर्न किया गया था ड्यू टू द कस्टमर फॉल्ट, उस केस में आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से पेनल चार्जेस ले सकते हो। उसके अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं थी, बैंक की कोई टेक्निकल गलतियां थी, उस केस में आप बैंक से चार्जेस वसूल नहीं करोगे। उसके बाद डिसऑनर ऑफ चेक्स के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर्स हैं, आपने क्या करना है, डिसऑनर चेक को 24 घंटे के अंदर अंदर रिटर्न कर देना है एंड आपने रिटर्न मेमो के ऊपर प्रॉपर साइन करना है एंड उसके ऊपर रीजन मेंशन करना है कि आपका चेक डिसऑनर क्यों हुआ। उसके बाद अगर कोई चेक से जो फ्रीक्वेंटली डिसऑनर हो रहे हैं तो वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो अपनी पॉलिसीज उस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं विद रिगार्डिंग टू द चेक्स एंड उस तरीके में क्या कर सकते हैं, अपनी पेनल्टीज या पिनल चार्जेस लगा सकते हैं। बट जो भी ये पॉलिसी बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कस्टमर्स को पता होनी चाहिए एंड वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, फेयरली इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे हमारा खत्म होता है चेक्स। अब हम बात करें क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में। बेसिकली इसके अंदर हम जो नोट्स हम डील करते हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस बैंक्स को क्या इंश्योर कराना है, जो भी करेंसी ट्रांजेक्शंस होंगी इन द नोट पैकेट्स, मतलब जो नोट के बंडल्स दिए जाएंगे वो अनस्टेपल्ड कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने जो अपने पास भी कैश रखना है वो अनस्टेपल्ड फॉर्म में रखना है। तो जब भी आप बैंक गए होंगे, बैंक में अगर आप वर्क कर ही रहे हैं, आपने बैंक में देखा होगा कि जो भी नोट्स हैं उसके ऊपर हम पेपर का वो एक बंडल टाइप लगा के रखते हैं। रबर बैंड्स भी नहीं अलाउ होते, पेपर का वो पेपर की स्ट्रिप बोलते हैं, पेपर बैंड उसको बोलते हैं, वो लगा के रखते हैं, उनको स्टेपल नहीं करते हैं। रीजन बीइंग हमें वो गाइडलाइंस दी गई है कि आपको उनको स्टेपल नहीं करना है, अनस्टेपल कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, अपने नोट्स को रखना है। उसके बाद आपने रबर बैंड्स यूज नहीं करने हैं। रीजन बीइंग रबर बैंड्स क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो जाते हैं कई बार एंड नोट्स को खराब कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, या तो पॉलीमर या पेपर बैंड ही यूज करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ द कि आप नोट्स को इकट्ठा रख सको। ठीक है, उसके बाद जो भी करेंसी चेस्ट होंगी उन्हें स्टैपल्ड कंडीशन वाले नोट पैकेट्स को इशू नहीं करना है। करेंसी चेस्ट बेसिकली कौन सी चेस्ट होती है, करेंसी चेस्ट बेसिकली ऐसी ब्रांचेस जहां आरबीआई अपना पैसा रखता है ताकि बाकी ब्रांचेस को क्या करा जा सके, जो नोट्स है वो इशू करे जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ सोइल्ड, म्यूटिलेटेड और अशोका पिलर सीरीज के नोट्स इशू नहीं करे जाएंगे। सोइल्ड नोट मतलब ऐसे नोट जो खराब हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब जो फट चुके हैं, जिनके दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं, दैट इज नोट एज म्यूटिलेटेड नोट्स। उसके बाद अशोका पिलर सीरीज नोट्स मतलब कुछ आपने जो पुराने नोट्स देखे थे उसमें आपने देखा होगा अशोका पिलर लगा होता था, तो उसको बोलते हैं अशोका पिलर सीरीज नोट्स। तो ये तीनों तरीके के नोट्स को कहा जाता है दे आर अनफिट फॉर द पब्लिक एक्सचेंज। तो इस तरीके के नोट्स आपने क्या करने हैं, इशू नहीं करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो सोल्ड और म्यूटिलेटेड नोट्स को क्या कर सकें, एक्सचेंज करवा सकें। ठीक है, उसके बाद हर करेंसी चेस्ट को क्या प्रोवाइड करी जाती है, एक नोट काउंटिंग मशीन एंड एक नोट सॉर्टिंग मशीन, कि आप नोट काउंट कर सको। नोट सॉर्टिंग मशीन मतलब नोट को सॉर्ट करके रख सको, मतलब एक डिनोमिनेशन के नोट एक बंडल के अंदर हो, जैसे 100 के नोट अलग, 500 के अलग, 2000 के तो बंदी हो चुके हैं, 100 के अलग, 200 के अलग, 500 के अलग, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो चेस्ट ऑफिशियल्स होंगे उन्हें चेस्ट ऑफिशियल हैव टू प्रोसेस ऑल द करेंसी नोट्स रिसीव्ड थ्रू द नोट सॉर्टिंग मशीन टू एंश्योर इशुएबल, नॉन इशुएबल, काउंटरफिट नोट्स एंड आल्सो टू इंश्योर दैट ऑल नोट पॉकेट्स शैल बी इनवेरिएबल साइंड बाय द कंसर्न स्टाफ ऑफ द करेंसी चेस्ट। बेसिकली क्या है इस प्रोविजन का मतलब, कि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको क्या करना है, सारे के सारे नोट्स को नोट काउंटिंग मशीन और नोट सॉर्टिंग मशीन के थ्रू मूव कराना है। क्योंकि इन मशीन्स के अंदर क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। तो ये मशीन्स क्या करती हैं, इशुएबल, नॉन इशुएबल और काउंटरफिट नोट्स को अलग कर देती हैं। ठीक है, एंड जो भी वो बंडल्स अलग होंगे, बैंक्स का जो भी कंसर्न स्टाफ ऑफ द करेंसी उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो क्या करे, उसके ऊपर साइन करे। एंड इन केस कोई भी नोट पॉकेट अनसाइंड दिखती है तो उस पर्सन के ऊपर क्या लिया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जिस भी स्टाफ की जिम्मेवारी थी साइन करने की, उसने नहीं किया, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी करेंसी चेस्ट होंगी उन्हें अपने पास जो भी नोट्स हैं उसको इशुएबल, नॉन इशुएबल एंड अशोका पिलर नोट्स के अंदर अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना है। एंड जो भी उनके सोल्ड नोट्स होंगे वो क्या करने हैं, आपको आरबीआई को फॉरवर्ड कर देने हैं। एंड इन केस आपने क्या करा है, आपने जो करेंसी है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में रखी हुई है, उसको सॉर्ट नहीं करा है, तो आपके ऊपर क्या कर सकता है, आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। क्योंकि आपको एक गाइडलाइन स्पेसिफिकली दी गई है कि आपको जो नोट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी, पेनल्टी किस पे लगेगी, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर था, चेस्ट ऑफिशियल, कंसर्न चेस्ट ऑफिशियल मतलब जिस भी बंदे की जिम्मेवारी है उसकी सैलरी से हम क्या करेंगे, पैसा कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे नोट्स जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं वही आपने क्या करने हैं, ब्रांचेस को इशू करने हैं। अशोका पिलर नोट, सीरीज नोट, सोल्ड नोट आप ब्रांचेस को इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर अनफिट फॉर द पब्लिक। उसके बाद जो ऐसे नोट जिनके ऊपर राइटिंग करी गई हो या स्क्रिबलिंग करी गई, मतलब थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया गया हो या डिजाइन बना देते बच्चे, तो उन नोट्स को क्या करेंगे, हम सोल्ड नोट्स की तरह ट्रीट करेंगे एंड उनको अनफिट फॉर री इशू की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंसी चेस्ट को ये इंश्योर कराना है कि जो सोल्ड नोट्स हम आरबीआई को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें फ्रेश और री इशूएबल नोट्स नहीं होने चाहिए, अनसॉर्टेड नोट्स नहीं होने चाहिए एंड इम्प्रॉपर डिस्टेपल्ड पैकेट्स नहीं होने चाहिए। आपने सिर्फ सोल्ड नोट्स ही क्या करने हैं, आरबीआई को फॉरवर्ड करने हैं। ठीक है, उसके बाद the currency chest officials have to confirm that all the currency notes remitted to the RBI are properly verified and found in order at time of remittance itself, and a certificate to this effect has to be kept on record under joint signature, which will be verified by the internal inspector at time of regular inspection of the currency chest. बेसिकली जब आप जो भी आपने नोट्स, हमने कहा आपने सोल्ड नोट्स क्या करने हैं, आरबीआई को फॉरवर्ड कर देने हैं। जब आप वो सोल्ड नोट्स आरबीआई को फॉरवर्ड करोगे तो आपने क्या करना है, आरबीआई से
कंफर्मेशन लेनी है कि आपने जो नोट्स है वो वेरीफाई कर लिए थे, वो फाउंड इन ऑर्डर, एंड उसको उसके लिए आपने एक सर्टिफिकेट साइन कराना है अंडर जॉइंट सिग्नेचर। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे कि हाँ भाई ये बात सही है, नोट्स वेरीफाई हो गए थे और फाउंड इन ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, और जो वो जॉइंट सिग्नेचर्स हैं या जो वो सर्टिफिकेट है, वो जो भी आपके इंटरनल इंस्पेक्टर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, उसको टाइमली बेसिस के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आती हैं, सिक्योरिटी गाइडलाइंस बेसिकली विद रिगार्ड टू द करेंसी चेस्ट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको ड्यूल कंट्रोल ऑफ करेंसी चेस्ट रखना है। ड्यूल कंट्रोल मतलब दो लोगों के पास कंट्रोल होना चाहिए, लाइक उनके ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शन एंड जो भी उनके रेगुलेशंस होंगी उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ड्यूल होना चाहिए, एंड वो क्या होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे फॉलोड होना चाहिए। उसके बाद आउटर एंड इनर बिन गार्ड जो होंगे उनके क्या होने चाहिए, जॉइंट कस्टोडियंस होने चाहिए। जॉइंट कस्टोडियंस क्या करेंगे, उन चीजों को साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन ऑपरेशंस आर ऑन इन द स्ट्रॉन्ग रूम, जॉइंट कस्टोडियंस प्रेजेंट इन मस्ट। मतलब जो स्ट्रॉन्ग रूम होगा जहां पे सारा पैसा रखा जाता है, वहां एक तो सिर्फ जा कौन सकते हैं, ऑथराइज पर्सन सिर्फ जा सकते हैं। अगर वहां ऑथराइज पर्सन जा रहे हैं, जो भी जॉइंट कस्टोडियंस है उनकी वहां प्रेजेंस होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल पर्सन इंक्लूडिंग स्टाफ मेंबर्स अटैच टू द चेस्ट। ये चीज सब किस पे लागू होते हैं, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स के ऊपर लागू होती है। बेसिकली जो भी क्योंकि देखो पैसे का मैटर है, चेस्ट जो चेस्ट ब्रांच होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या रखे होता है, कैश रखे होते हैं, क्योंकि हमने वो ब्रांच को इशू करना है। तो जिस भी रूम में पैसा रखा होता है वहां पे सिर्फ क्या जाने हैं, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जा सकते हैं। जो उनकी रिगार्डिंग गाइडलाइंस है वो सारी की सारी क्या है, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स के ऊपर लगती हैं। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का क्या होता है, एक ग्रिल गेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, चेस्ट ग्रिल गेट, उसके बाद एक बड़ा वाला गेट जिसके ऊपर मेन चाबी लगती है। तो हमें ये प्रोविजन दी गई है, आपने जो मेन गेट खोला वो खोल लो, बट जब आप अपने ऑपरेशंस कर रहे हो अंडर द करेंसी चेस्ट, आपने क्या करना है, वो ग्रिल वाला गेट है उसको क्या करना है, बंद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ फ्रिस्किंग ऑफ ईच पर्सन आपने लेवी करने हैं वोल्ट के अंदर, ताकि उस चीज को क्या करा जा सके, रोका जा सके। उसके बाद हर टाइम पे आपके पास हॉटलाइन होनी चाहिए। हॉटलाइन बेसिकली क्या होती है, एक डायरेक्ट आपने फोन करा एंड डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को जाता हो, दैट इज नोन एज हॉटलाइन। तो हॉटलाइन हर टाइम पे क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपके अलार्म सिस्टम्स हैं उनकी पीरियडिकली बेसिस पे आपने क्या करनी है, सप्लाई चेक्स करने हैं। आपने इंश्योर कराना है सीसीटीवी इंस्टॉल करे गए हों एंड वो पूरी की पूरी वोल्ट और बिन ऑपरेशन को क्या करते हो, कवर करते हो। अगर आपने बैंक ऑडिट के अंदर एक फॉर्म जाता है लफार, जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, उस चीज के अंदर भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भी ये कहा जाता है कि आपको इन सब चीजों की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अपनी जो करेंसी चेस्ट के ऑपरेशन है उसको मोर टू मोर सिक्योर बनाना चाह रहे हैं ताकि फ्रॉड्स को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे आपको ये इंश्योर कराना है जो भी उनके गन लाइसेंस है वो रिन्यू हो। जो भी गार्ड्स हैं उनको क्या करी गई हो, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई हो। आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। पुलिस बीट क्या हो, रेगुलर हो। आपके पास हर टाइम पावर बैकअप क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम है आपका, उसके अंदर नॉन करेंसी आइटम्स आपने नहीं रखनी है, सिर्फ करेंसी आइटम्स आप अपने स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग रूम है उसके अंदर आपने क्या करना है, टाइम लॉक प्रोवाइड कराना है और वो हर टाइम वर्किंग कंडीशन के अंदर होना चाहिए। टाइम लॉक इज बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उस चीज को यूज नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो उस तरीके का लॉक आपको क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। उसके बाद जो भी आपका सिक्योरिटी विजिट होगा, वो जो भी आपका सिक्योरिटी ऑफिसर होगा वो टाइमली बेसिस पे क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोथ द सेट्स ऑफ कीज आर इन शुड बी इन गुड कंडीशन। इसमें बेसिकली जब हमने जॉइंट कस्टोडियन वाला केस पढ़ा था उसमें बेसिकली क्या होता है, हर एक वोल्ट की दो कीज होती हैं। दो कीज जब तक दोनों कीज नहीं लगाई जाएंगी तब तक वोल्ट नहीं खुलता है। ठीक है, दोनों कीज एक कीज किसी अलग पर्सन के पास होती है, एक कीज किसी अलग पर्सन के पास होती है, दोनों को हम बोलते हैं जॉइंट कस्टोडियन, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी वो साइनिंग वगैरह करेंगे वो दोनों को करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं विद रिगार्डिंग टू द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में बेसिकली क्या है, ड्यूल कंट्रोल स्ट्रिक्टली अडहेयर्ड, मतलब दो लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। ग्रिल गेट हमेशा बंद होना चाहिए। बिन कार्ड्स हम प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। बिन्स एंड लॉक्स क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन के अंदर होने चाहिए। कौन कौन लोग उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं उसके ऊपर कंट्रोल क्या होना चाहिए, प्रॉपरली रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी करेंसी है वो बिन्स के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली स्टैक्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने फ्लोर पे रख दी, कहीं भी रख दी, प्रॉपरली बिन्स के अंदर आपने क्या करनी है, उसको स्टैक करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने सैक्स के अंदर कॉइन्स नहीं रखने हैं। सैक्स मतलब बोरे के अंदर आपको कॉइन्स नहीं रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी मेटल बॉक्सेस होंगे आप आर प्रॉपरली स्टैक्ड विदाउट कॉजिंग हिंड्रेंस फॉर फ्री मूवमेंट इन द चेस्ट। कि मतलब अगर आपने
सपोज मेटल बॉक्सेस रखे हैं, उसके अंदर आपने पैसा स्टैक करके रखा हुआ है, तो वो भी आपको प्रॉपर्ली स्टैक करके रखना है। ये नहीं आपने फैला के रखे हुए हैं, लोग प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहे, वो चीज आपको नहीं करनी है। सो इस चीज को रहते, इन चीजों को देखते हुए आपने क्या करने हैं, अपने करेंसी चेस्ट के जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना है। उसमें बेसिकली क्या क्या ड्रूल कंट्रोल होना चाहिए, ग्रिल गेट हमेशा क्लोज रखना है, बिन कार्ड्स मेंटेन करना है, बिन्स एंड रोक क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। असेस कंट्रोल क्या है आपका, रेगुलेटेड होना चाहिए। जो आपने स्टैक करी है बिन्स के अंदर करेंसी, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली स्टैक्ड होनी चाहिए, फ्लोर के ऊपर आपने नहीं रखनी है। सैक्स के अंदर आपने कॉइन्स नहीं रखने हैं। अगर आपने मेटल बॉक्सेस के अंदर कुछ स्टैक करके रखा है, वो भी आप मेटल बॉक्सेस आपको क्या करने हैं, प्रॉपर्ली स्टैक करके रखने हैं, ताकि फ्री मूवमेंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी हिंड्रेंस ना हो। उसके बाद आपने क्या करने हैं, कुछ रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना है। रजिस्टर्स में क्या क्या आता है, एक आता है आपका TE1 रजिस्टर, वो आपको मेंटेन करना है, एंड जो भी आपके जॉइंट कस्टोडियंस होंगे वो आपको साइन करने हैं। उसके बाद TE1 रजिस्टर फॉर कॉइन्स एंड नोट्स अलग अलग आपको मेंटेन करने हैं, एक फॉर कॉइन्स एक फॉर नोट्स, दोनों को क्या करेंगे, जॉइंट कस्टोडियन साइन करेंगे। उसके बाद TE2 रजिस्टर आपको एक मेंटेन करना है, जो भी आपका चेस्ट इंचार्ज होगा वो उसको साइन करेगा। उसके बाद की एक्सचेंज रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड एंड एक्सचेंज ऑफ कीज वेन एवर डन इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, कि आपको क्या करना है, प्रॉपर की एक्सचेंज रजिस्टर बनाना है। एंड इन केस एक पर्सन से लेगी की किसी दूसरे पर्सन को दी जाती है, तो आप वो क्या करना है, आपको उस चीज को प्रॉपरली उसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद सेफ इन सेफ आउट रजिस्टर आपको बनाने हैं, कि मतलब कौन बंदा सेफ के अंदर गया था, कौन उससे बाहर है, वो भी आपको मेंटेन करना है। उसके बाद RBI की साइफर कोड बुक होती है, वो भी आपको क्या करनी है, अपनी ब्रांच के अंदर अवेलेबल करवा के रखनी है। ठीक है। सो ये कुछ 5 रजिस्टर्स थे जो आपने क्या करने हैं, अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं अदर एस्पेक्ट्स। अदर एस्पेक्ट्स में बेसिकली क्या है, जो करेंसी ट्रांजैक्शन चेस्ट आपने रिपोर्ट करनी है थ्रू द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज करेंसी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ICCOS, ऑन द सेम डे इटसेल्फ बिफोर 11 PM, कि आपको करेंसी चेस्ट की जो ट्रांजैक्शन है 11 बजे से पहले पहले आपने क्या कर देनी है, रिपोर्ट कर देनी है। उसके बाद जो भी आपकी करेंसी चेस्ट होगी उसके लिए आपने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट लेके रखना है, मतलब आपको यह इंश्योर करना है कि दीमक ना लगे, नोट्स खराब नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे आपको रिन्यू कराना है, एंड आपको अपनी चेस्ट के अंदर मेंटेन करके रखना है। उसके बाद चेस्ट के अंदर अगर किसी भी तरीके की सीपेज है, लाइक पानी की सीपेज वगैरह हो रही है, तो आपने क्या करना है, उसको रोक के रखना है। जो भी आपकी कैश वैन होगी वो किस बेसिस पे मूव कर रही है, आपको उसकी क्या करनी है, लॉग बुक मेंटेन करनी है। ठीक है। चेस्ट के अंदर बाहर के लोग वर्क नहीं कर सकते, आउटसाइडर्स का अलाउड नहीं है, सिर्फ बैंक के स्टाफ ही वर्क करेंगे, एंड उसके ऊपर भी क्या लगेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, असेस की रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी अप्लाई होने वाली हैं। उसके बाद रिप्लाईज रेक्टिफिकेशन फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन, बाई मंथली इंस्पेक्शन, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन एंड RBI इंस्पेक्शन आर अटेंडेड इमीडिएटली। बेसिकली अगर कोई भी इंस्पेक्शन हुई है, उसके अंदर कोई भी गलतियां हमें पाई गई हैं, तो आपने क्या करना है, ये इंश्योर कराना है कि उन चीजों को क्या करा जा सके, जल्दी से जल्दी बेसिस पे उनको रेक्टिफाई करा जा सके। ठीक है। सो ये कुछ अदर एस्पेक्ट्स है जो आपने विद रिस्पेक्ट टू करेंसी ऑपरेशंस अपने क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हमने अभी ऊपर पढ़ा था इन द फर्स्ट पॉइंट कि बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि वो पब्लिक को क्या करें, सोल्ड, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स को एक्सचेंज कराने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। सो उसमें बेसिकली अगर तो जो नोट्स प्रेजेंट करे जा रहे हैं वो स्मॉल नंबर्स में है, मतलब स्मॉल नंबर्स मतलब कि 20 पीसेस एंड मैक्सिमम 5,000 की वैल्यू के है, तो आप फ्री ऑफ चार्ज क्या कर सकते हो, उन चीजों को रिप्लेस करवा के, एक्सचेंज करवा के दे सकते हो। बट अगर वो नोट्स आपको बल्क के अंदर प्रेजेंट करे गए हैं, बल्क का मतलब है कि अगर उनकी जो पीसेस की काउंटिंग है वो 20 पीसेस से बढ़ जाती है या 5,000 वैल्यू इन अ डे बढ़ जाती है, तो बैंक्स को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेने हैं, बट क्रेडिट क्या करोगे, आप उसका बाद में दोगे, टू बी क्रेडिटेड लेटर। एंड उस केस में क्या कर सकते हो, आप सर्विस चार्जेस भी लगा सकते हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मनी। इन केस जो बंदा एक्सचेंज कराने आया है उनकी नोट्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है, तो बैंक्स को क्या लेनी है, स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी है कि बंदा 50,000 के नोट्स चेंज करा रहा है तो वो क्यों करवा रहा है, उसके ऊपर आपने क्या लेना है, स्पेशल प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अभी तक हमने करेंसी चेस्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम क्लीन नोट पॉलिसी पढ़ रहे थे, बैंक्स को क्या क्या चीजें इंश्योर करानी है विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी, हमने वो पढ़ा। करेंसी चेस्ट के रिगार्डिंग बैंक्स को क्या क्या चीजें इंश्योर करानी है, हमने वो पढ़ा। ऑपरेशंस किस किस तरीके से करने हैं इन द करेंसी चेस्ट, हमने उस चीज को डिस्कस करा। उसके बाद बैंक्स को क्या क्या रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं एंड क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स है जो बैंक्स को अपने पास ध्यान में रखते हुए चलना है, हमने उस चीज को डिस्कस करा। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है विद रिगार्ड टू द एक्सचेंज ऑफ सोल्ड, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स और एक्सचेंज ऑफ सोल्ड नोट्स। ठीक है। आज का हम लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं कि जो म्यूटिलेटेड इम्परफेक्ट नोट्स होंगे वो डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस पे किस तरीके से वर्क करेंगे,
ठीक है, चेस्ट नॉन चेस्ट ब्रांचेस पे किस तरीके से वर्क करेंगे, एंड कुछ अगर जो कैश फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कराने में बैंक प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो उनके ऊपर कौन कौन सी पेनल्टीज लग सकती हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम अपना जो अगले टॉपिक है पॉइंट 12 13 एक्सेट्रा भी हम क्या करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।